नमस्कार, एनडीटीवी के राजस्थान चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और आप देख रहे हैं चुनाव आज का दांव। आज चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव के नॉमिनेशन के दूसरे चरण में नामांकन दाखिल करने का सिलसिला तेज हो गया है। दूसरे चरण के लिए 4 अप्रैल को नामांकन का आखिरी दिन है। कई बड़े नेता नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी करने में जुटे हैं। बाड़मेर में कांग्रेस प्रत्याशी उम्मेद राम बेनीवाल के नामांकन दाखिल किया, जो आरएलपी छोड़कर कांग्रेस में आए हैं। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी उनके साथ थे। बाड़मेर में बीजेपी से उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी हैं, जबकि निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी भी 4 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं झालावाड़ बाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी उर्मिला जैन भाया ने सुबह नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके पति पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया भी मौजूद रहे। यहां से बीजेपी से दुष्यंत सिंह ने एक दिन पहले यानी कल वो नामांकन कर चुके हैं, जिनमें के समर्थन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सभा की थी। भीलवाड़ा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर सीपी जोशी ने नामांकन भरा है। भीलवाड़ा से बीजेपी के उम्मीदवार दामोदर अग्रवाल बनाए गए हैं। सांसद सुभाष बहेड़िया का टिकट काट करके उन्हें ये सीट दी गई है। कोटा से बीजेपी प्रत्याशी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नामांकन दाखिल किया और एक सभा भी की, जिसमें कि मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। कोटा बूंदी से कांग्रेस ने प्रहलाद गुंजल को प्रत्याशी बनाया है, जो बीजेपी छोड़ के आए हैं। वहीं पाली से भाजपा प्रत्याशी पीपी चौधरी ने नामांकन किया, जिनके सामने कांग्रेस के उम्मीदवार संगीता बेनीवाल हैं। टोक सवाई माधोपुर से हरीश मीणा जो है उन्होंने कांग्रेस कैंडिडेट के रूप में नामांकन किया, जिसके सामने बीजेपी के सुखबीर सिंह जौनपुरिया मैदान में है। जालोर सिरोही से भाजपा प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी ने भी नामांकन किया है। यहाँ से अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत मैदान में। दूसरे चरण में 13 सीटों पर जो है वोट डाले जाएंगे। तो आज हम इन्हीं में से 7 सीटों पर चर्चा करेंगे और नीरज हमारे साथ हैं। हमारे बाकी मेहमान भी है, कौशिक जी है, सुनील कौशिक जी हैं, मित्तल साहब हैं और जो साकिर भी जुड़ गए हैं कोटा से। साकिर, सबसे पहले आपसे ही शुरू करते हैं। स्पीकर साहब ने नामांकन कर दिया है, लेकिन बीजेपी से जो आए हैं गुंजल साहब, उन्होंने मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, जिस तरह से आज नामांकन रैली हुई है और नामांकन रैली में जो तमाम जो बड़े नेता जुटे थे, मुख्यमंत्री जुटे थे, उन्होंने सीधा सीधा जो है कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है और सीधे वो केंद्र की जो योजना है, केंद्र का जो चुनाव है, उसको केंद्र पर ही जो है रखने की कोशिश यहाँ पर की गई है। जबकि प्रहलाद गुंजल लगातार स्थानीय मुद्दों को उठा रहे हैं इस चुनाव में, और जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, उन्होंने अभी तक एक बार भी जो है स्थानीय मुद्दों को लेकर उन पर पलटवार नहीं किया। आज जो सभा आयोजित हुई उसमें एक बात जरूर सामने आई है, क्योंकि कोटा में हवाई सेवा का मुद्दा बड़ा मुद्दा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जब 2014 में चुनाव लड़े थे, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि कोटा में हवाई सेवा शुरू की जाएगी। तो प्रहलाद गुंजल उसी मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज मुख्यमंत्री ने जो है साफ शब्दों में यहाँ पर कहा कि कोटा में हवाई सेवा का जो मुद्दा है वो मोदी की गारंटी है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था वो जरूर होगा। राज्य सरकार जैसे ही बीजेपी की राजस्थान में बनी है, तब से जो है हवाई सेवा के लिए जो प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। जो पैसा जमा करवाना था डाइवर्जन का, वो पैसा जो है बीजेपी की सरकार ने जमा करवा दिया है। और कांग्रेस पर उन्होंने ये आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार की वजह से जो है हवाई सेवा का काम जानबूझ के अटकाया गया था, पंजीयन राशि जमा नहीं करवाई जा रही थी और कई सारी फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी नहीं की जा रही थी। तो ये एक ही मुद्दा ऐसा है जिसको जो है यहाँ पर स्थानीय तौर पर जो है यहाँ के जो बड़े नेता पहुँचे थे, मुख्यमंत्री पहुँचे थे, और खुद ओम बिरला ने भी जो है तमाम जो अपना भाषण दिया उसमें स्थानीय मुद्दों को उन्होंने कहीं टच नहीं किया। वो केंद्र वाले जो मुद्दे हैं उन्हीं पर बात करते रहे और उन्होंने कोटा हवाई सेवा वाले मुद्दे पर कहा कि कांग्रेस की वजह से जो है पिछली कांग्रेस सरकार थी उसकी वजह से ये काम अटका था। तो ये चुनाव जो है पूरी तरह से बीजेपी चाहती है कि ये केंद्र के मुद्दों पर टिका रहे, लेकिन प्रहलाद गुंजल क्योंकि स्थानीय यहाँ के मुद्दे जो है उसको सामने हर रोज सभाओं में ला रहे हैं, जहाँ भी जनसंपर्क करने जा रहे हैं वो यहाँ के कोटा के विकास की बात कर रहे हैं, कोटा के हवाई सेवा वाले मुद्दे की बात कर रहे हैं। तो अब देखना होगा, आज भारी जनसैलाब जो है ओम बिरला की नामांकन रैली में भी उमड़ा था, क्या मैसेज जो यहाँ से लेकर के जाता है। लेकिन जो बीजेपी की कोशिश है वो पूरी जो है चुनाव को केंद्र के मुद्दों पर आधारित रखने की है। धारा 370 की बात कही जा रही है, 3 तलाक की बात बीजेपी की ओर से कही जा रही है, और भी कई सारे जो विधेयक पास किए गए इस दौरान
उन तमाम चीज़ों को जो है जनता तक पहुंचाया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो बदलाव हो रहा है देश में, उन तमाम चीज़ों को बीजेपी यहाँ पर जो है भुनाना चाहती है। लेकिन क्या लोग इस मामले में कितना जो है ये चुनाव कहाँ तक जाता है देखना होगा। लेकिन आज बीजेपी ने जो कोशिश की है वो कोशिश जो है पूरी तरह से केंद्रीय मुद्दों पर आधारित रही। इसके साथ साथ कोटा एयरपोर्ट क्योंकि बड़ा मुद्दा है, तो उन्होंने इस पर साफ स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि कोटा में जल्द एयरपोर्ट बनेगा क्योंकि ये मोदी की गारंटी है। जरूर, आपने आपने सही कहा कि जो है चुनाव जो है निश्चित रूप से। अब हम अपने दो हमारे मेहमान हैं उनसे इस पर रिएक्शन ले लेते हैं, कोटा की बात कर लेते हैं। मित्तल साहब, आप क्या कहेंगे कोटा के ऊपर, इस जो प्रहलाद गुंजल वर्सेस ओम बिरला? बाबा देखिए कि आज मैंने ओम बिरला साहब का भी भाषण सुना जो उन्होंने नामांकन के दौरान दिया। उन्होंने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही। उन्होंने कहा कि एक परिवर्तन हुआ है, देश के अंदर एक परिवर्तन हुआ। और परिवर्तन को उन्होंने कैसे गिनाया? उन्होंने कहा कि एक समय था जब संसद के अंदर बाबरी मस्जिद, पवित्र बाबरी मस्जिद को लेकर निंदा प्रस्ताव पास किया गया, और अब एक कालखंड में बदलाव आया है तो अब राम मंदिर को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पास हो रहा है। तो उन्होंने इस बात को जताने की कोशिश की कि जब वो लोकसभा के अध्यक्ष पद पे बैठे तो किस तरीके से देश में एक सांस्कृतिक एक जो परिवर्तन देखने को मिला, वो उन्होंने अपनी इस बात से लगा। मुझे लगता है कि जो चुनाव है वो भी शायद वो इसी बात पे केंद्रित करना चाहेंगे, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो 370 का मुद्दा हो, चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हो। जो संवाददाता साकिर है उन्होंने बहुत बहुत सही कहा कि ओम बिरला ये चाहते हैं कि ये मामला पूरा का पूरा केंद्र सरकार की योजनाओं पर आधारित रहे, वहीं प्रहलाद गुंजल ये प्रयास करेंगे कि ये जो स्थानीय मुद्दों पर है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब शांति धारीवाल ने ये बयान दिया उसको भी बहुत गंभीरता से कांग्रेस को लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी है प्रहलाद गुंजल, उनकी अब तक की जो विचारधारा रही है वो सांप्रदायिक विचारधारा रही है। शांति धारीवाल ने जो ये सर्टिफिकेट प्रहलाद गुंजल को दिया जो कांग्रेस के उम्मीदवार है, देखना पड़ेगा कि कांग्रेस इसको कैसे मिट आउट करती है, कैसे इसको मिटाएगी कि प्रहलाद गुंजल की क्या नाम से विचारधारा में बदलाव हो गया है। जरूर। सुनील कौशिक जी, आप क्या कहेंगे इस फाइट के बारे में? दो पुराने दोस्तों की फाइट है ये। अनम्यूट करें, अनम्यूट जी। दोस्तों की फाइट तो है ही, लेकिन बार बार यही आ रहा है। और मैं तो कहता हूं यूं कि कोई भी चुनाव हो वो तो मोदी जी के नाम पर लड़ाई जाना है। मोदी की गारंटी जब 5 राज्यों के चुनाव में दिखाई दी और निश्चित तौर से सरकार ने 3 राज्यों में उन्होंने बना ली, तो मोदी गारंटी के अलावा तो सब फेलियर है। अब दोस्त दुश्मन का कोई ज्यादा मायने नहीं है। कोई भी चुनाव के साथ साथ एकदम राजस्थान का भी चुनाव देखेंगे, तमाम सीटों पर आपने देखा होगा कि विरोध भी हुआ, तमाम सीटों पर विधायक सामने आ गए कि सांसदों को टिकट दोबारा न मिले। शेखावत जी के क्षेत्र में आप देखिएगा, बहुत सारे कई एग्जाम्पल वहां थे राजस्थान में, लेकिन फिर भी उनको टिकट दी गई। टिकट इसलिए दी गई कि वो जो मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी के को लेकर के ही चुनाव में जाना है। और ये एक बार बार आप मोदी को आप सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं कि अगली बार हमें कार्यकाल मिलेगा तो बड़ा फैसला हम लेंगे, और बड़े फैसले में निश्चित तौर से देश को आगे बढ़ाने की बात जो बार बार मोदी जी कह रहे हैं, तो एक आसान्वित हो जाता है वोटर्स कि ठीक है अब तक जो मिला वो ठीक है, अब अगली बार जब सरकार आएगी तो कौन से बड़े फैसले लिए जाएंगे, इसको भी देख रहा है। फैसले खोल नहीं रहे हैं मोदी जी, बार बार उसको यही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि अगला तीसरा कार्यकाल मिलेगा तो इससे भी ज्यादा बड़े फैसले लिए जाएंगे। ट्रिपल तलाक हो, 370 हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, तमाम ऐसे हैं निश्चित तौर से जहां वोटों को प्रभावित करने का काम किया जा रहा है। तो राजस्थान में अब आप ये तो नहीं कह सकते कि सब मुख्यमंत्री के नाम पर लड़ा जाएगा या मुख्यमंत्री ने कर दिया, लेकिन हाँ ये जरूर है कि राजस्थान में सरकार बनने के बाद और जो चुनाव के दौरान आपने वायदे किए वो डिलीवर किए कि नहीं किए, यदि आपने वो डिलीवर नहीं कर पाए हैं, और राजस्थान के विधानसभा के चुनाव के दौरान जो आपने घोषणा पत्र लागू किया था, उस घोषणा पत्र में कितनी बात आप जनता को कनेक्ट कर पाए, कितना आप जनता को दे पाए हैं, इसकी समीक्षा जनता जरूर करेगी कि अब तो 2 इंजन की सरकार है। और वो मोदी जी ने वोट मांगे थे अपने नाम पर राजस्थान में भी, आप देखिए। तो क्या जो मोदी जी ने वायदे किए, क्या वो पिछले 3 महीने में क्या जनता के बीच जाके डिलीवर हो पाए कि नहीं हो पाए, वो इफेक्टिव होंगे कि नहीं होंगे, इस बात पर भी मुझे लगता है कि चुनाव प्रभावित होगा। जी सुनील जी, श्याम सुंदर जी भी हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन एक बात बताओ, मैं अपने सारे मेहमानों को बताना चाहता हूँ, पिछली बार जब ओम बिरला साहब से मिला था, संसद का सत्र खत्म हो गया था, उसके बाद एक आयोजन था वहाँ पे, तो उस वक्त मुझे लगता है कि बिरला साहब भी श्योर नहीं थे कि टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा,
क्योंकि हम बार बार पूछ रहे थे कैसी तैयारी चल रही है, और वो कुछ भी नहीं कह रहे थे। हम सबसे मिल रहे थे क्योंकि हम सब पार्लियामेंट कवर करते हैं, उन्होंने हमारे लिए लंच रखा था, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे थे, तो बड़ा असमंजस की स्थिति थी। श्याम सुंदर जी, आपकी टिप्पणी। हम कोटा सीट की बात कर रहे हैं। देखिए मनोज भारती जी, उनका साथी अब कांग्रेस से चुनाव लड़ रहा है। जो भीख मांग रहा था विधानसभा के लिए उत्तर से, जिस प्रकार से शांति धारीवाल के खिलाफ उनको टिकट नहीं मिल पा रहा था, वो बड़ी मन्नतें करके ओम बिरला जी से टिकट लेके आया था। आज वो विद्रोही होकर के चुनाव लड़ रहा है। देखिए ओम बिरला जी निश्चित तौर पर अपने स्थिति को क्लियर नहीं कर पा रहे। प्रधानमंत्री जी के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। लोकसभा अध्यक्ष रहने के बाद भी अगर प्रधानमंत्री की आपको जरूरत पड़ रही है, फिर आपने क्षेत्र में किया क्या लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद? तो इसलिए देखिएगा, बूंदी में स्थिति ठीक नहीं है। बूंदी में बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है, कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, और वो गुर्जर जाति से आते हैं, और देखिए वैश्य समाज से आते हैं ओम बिरला जी। ओम बिरला जी ने कितनी बार कहा कि हम एयरपोर्ट बना दूंगा, एयरपोर्ट की जमीन भी तय हुई, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन अभी तक एयरपोर्ट दिखा नहीं कहीं भी। अगर लोकसभा अध्यक्ष भी अगर मोदी से अपना काम करा पाने में सक्षम नहीं हो पा रहा, तो बाकी किस प्रकार की गारंटी दे रहे हैं मुझे नहीं पता पड़ रहा। देखिए अब तो यह है कि वो लोकसभा अध्यक्ष बनेंगे नहीं बनेंगे पता नहीं, या फिर कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार के अब के उनको देखो जोर आ रहा है, अब ओम शांति का नारा कितना सफल हो पाएगा ये तो आने वाला समय बताएगा। क्योंकि देखिए बिरला निश्चित रूप से शांति धारीवाल को पर्दे के पीछे से कितना सहयोग करते हैं ये तो आपको पता है। चलिए, लेकिन जिस स्कूटर में बैठ करके गुंजल साथ में प्रचार प्रसार करते थे, उनके भाई जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कोटा में, वो ठीक नहीं है। देखिए राजनीति में सुचिता रहनी चाहिए। बहुत सारी अभी उनके भाई ने जो आरोप लगाए बिरला जी ने गुंजल के खिलाफ, तो वो किस तरह की स्थिति बनेगी। लेकिन हाँ, इस बार जोर आ रहा है बिरला जी को जीतने में लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद। श्याम सुंदर जी, कमाल की बात आपने कही। ओम शांति ओम शांति ओम याद आ गया मुझे। एक गाना भी था और एक फिल्म भी। नीरज, आप क्या कहेंगे? ये बहुत इंटरेस्टिंग फाइट हो गई है। बाबा देखिए, हड़ौती के अंदर अगर बात करें ये कोटा बूंदी क्षेत्र की, तो ओम शांति तो यहाँ बनी रहेगी, और ये बनी आई है। राजस्थान में सभी जानते हैं कि एक अच्छी जोड़ी है, दोनों वैश्य समाज से आते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, हालांकि दुर्विरोधी गुट से हैं, लेकिन ये बताते हैं कि हम लोग जो है इंटरनली आपस में साथ साथ हैं। लेकिन दूसरी अगर बात करें भवानी सिंह राजावत और अन्य जो नेता, जो बीजेपी के नेता रहे, कद्दावर नेता रहे, वो लोग कितना साथ यहाँ पर दे पाते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं दिक्कत आई थी, लेकिन बाद में ओम बिरला ने सभी को साथ लिया था, सभी विधायकों को साथ करके चले तो सीट आराम से निकाल ली थी। और इस बार भी चूंकि लोकसभा स्पीकर भी वो है, एक गरिमामय जो पद है उनका है, लेकिन अब चुनाव का टाइम आ गया है, तो यहाँ अब चुनावी भाषण तो देने जरूरी होते हैं, सब तरह की बात कहनी पड़ती है। लेकिन अब की बार मुकाबला बीजेपी के ही पुराने साथी से, जो कि वसुंधरा राजे के खेमे से आते हैं। तो प्रहलाद गुंजल जो है पहले ओम बिरला के भी नजदीकी रहे, बाद में जो है कुछ तकरार भी बढ़ी और वसुंधरा राजे खेमे में उनका नजदीकियां बढ़ी। और आज दूसरी बात महत्वपूर्ण ये भी रही कि वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह, जो कि झालावाड़ 12 से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी जनसभा करने के लिए खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा क्षेत्र के अंदर आए। तो ये भी बड़ा मैसेज है कि वसुंधरा को भी साथ करके बीजेपी चलना चाहती है, वरना पार्टी का नुकसान जो है वो उनके समर्थक कर सकते हैं, ये वसुंधरा नहीं करवाएंगी। उनके जो समर्थक हैं वो अपने आप ही नुकसान कर सकते हैं। तो ये साधना जो है वो बहुत जरूरी हो गया है। और वहीं पर उर्मिला जैन भाया, जो कि प्रमोद जैन भाया की पत्नी है, उन्होंने भी नामांकन भरा है। तो निश्चित रूप से 12 झालावाड़ जो सीट है, ये हाड़ौती की पूरी सीटें जो है ये काफी महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए हो चली है। अगर हम अन्य क्षेत्रों की बात करें तो सीपी जोशी की बात की आपने नीरज, तो चलिए भीलवाड़ा से ही शुरू करते हैं। सीपी जोशी बनाम दामोदर अग्रवाल। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, इस बार सुनील जी से शुरू करते हैं। सुनील जी, इस सीट पर क्या आकलन है? सीपी जोशी को कांग्रेस ने बहुत बाद में एक ब्राह्मण चेहरे के रूप में सबसे लास्ट में उतारा। जी, आपको आवाज आ रही है सुनील जी? नहीं आ रहा है। मित्तल साहब, मैं भीलवाड़ा के मामले में सीपी जोशी साहब को एक इस बात की बधाई देना चाहूंगा कि कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता रहे, उसमें सीपी जोशी ने ये हिम्मत दिखाई कि वो चुनाव लड़े। जबकि क्या नाम से, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे सचिन पायलट हो, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा हो, इन सबको क्या नाम से, इन सबने किसी ना किसी तरीके से अपने जो चुनाव लड़ना था
उससे वो क्या नाम से पीछे हटते हुए नजर आए। लेकिन सीपी जोशी ने इस बात का पूरा दमखम दिखाया कि वो भीलवाड़ा से उम्मीदवार बन गए। सीपी जोशी हाल ही में नाथद्वारा से चुनाव, विधानसभा का चुनाव भी हारे और भीलवाड़ा से आ गए। लेकिन इससे पहले सीपी जोशी भीलवाड़ा से सांसद रहे और आपको ध्यान हो तब वो क्या नाम से केंद्र में मंत्री भी बने और रेल मंत्री तक क्या नाम से उनके पास में प्रभार रहा। और जो एक महत्वपूर्ण बात उस टाइम ये रही कि जब वो विधानसभा का चुनाव हारे तो पूरे देश में उन्होंने रिकॉर्ड किया एक वोट से विधानसभा का चुनाव हारे। उसके बाद उन्होंने भीलवाड़ा से लोकसभा का चुनाव लड़ा और फिर वो वहां पे सांसद बने। मुझे लगता है कि क्या नाम से जो भारतीय जनता पार्टी ने जहां अपने उम्मीदवारों को बदला है उसमें भीलवाड़ा भी शामिल है। सुभाष बैरिया का टिकट काट कर दामोदर अग्रवाल को उन्होंने वहां से उम्मीदवार बनाया। तो मुझे लगता है कि ये सीपी जोशी के भीलवाड़ा में आने से जो रोचक मुकाबला है वो क्या नाम से अच्छा होगा और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीपी जोशी वहां लोकप्रिय रहे। लेकिन ये बात भी सही है कि जो भीलवाड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी का और खासकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गढ़ रहा है। चलिए, सही बात है। सुनील जी, आप क्या कहेंगे सीपी जोशी का भीलवाड़ा से चुनाव लड़ना? नहीं। श्याम सुंदर जी? जी, सीपी जोशी जी पहली बार चुनाव नहीं लड़ रहे वहां से। हाँ, पहले जीत करके केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं वो, और चंबल का पानी भीलवाड़ा तक ला चुके हैं। ये बात तो उन्होंने की है। अब लेकिन चुनाव लड़ने में इतनी देर से निर्णय क्यों किया, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। उन्हें क्या सोनिया गांधी ने मनाया या देखिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सबने कहा कि सब कुछ देंगे, चुनाव लड़ने चले जाओ, क्योंकि हमारे पास वह व्यक्ति नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। हाँ, उन्होंने हाँ भरी और चुनाव आज उन्होंने जिस प्रकार नामांकन करने की कोशिश की, उससे क्या फर्क पड़ेगा श्याम सुंदर जी? उससे क्या फर्क पड़ेगा भीलवाड़ा में? आपने बीजेपी ने अपने सबसे ज्यादा अंतर से जीतने वाले नेता को बदल दिया वहां। देखिए, वो नेता ऐसा था, वो जाता ही नहीं था, वो तो जीता भी बड़े मोदी जी के नाम पे जीता था। उनका कोई मेहनत नहीं थी, कुछ नहीं था। उन्होंने किस तरह का, अब वो क्या गिना दे, कोई गिना दे कि मैंने ये काम करके भीलवाड़ा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की? इसलिए तो दामोदर अग्रवाल को खड़ा करना पड़ा बीजेपी को। और वो कह रहे हैं कि वो व्यक्ति है जहां पर कि वो एसोसिएशन का अध्यक्ष है, वहां पे इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का अध्यक्ष है सीपी जोशी। क्योंकि देखिए, चुनाव तो अच्छा लड़ेंगे वहां पर, वो जानते हैं चुनाव लड़ते कैसे हैं और कौन कौन क्या क्या स्थिति कर सकता है। हाँ, कमजोर स्थिति जरूर है, लेकिन मुकाबला करने के लिए इससे बढ़िया उम्मीदवार कांग्रेस के पास हो नहीं सकता था, क्योंकि ब्राह्मण वोट है वहां पर, बड़ी तादाद में मुस्लिम है, और बाकी लोग अगर सही तरीके से चुनाव लड़ेंगे तो जीतने की स्थिति बन सकती है। लेकिन अभी क्योंकि देरी से हो पाया, क्योंकि जिस तरह से संगठन को संभालने के लिए और सीपी जोशी को बार बार जाना चाहिए, क्योंकि सीपी जोशी भीलवाड़ा को छोड़ करके जयपुर ग्रामीण में आए थे और हार गए थे। इस कारण से वो कहेंगे भाई क्यों गए थे छोड़ के भीलवाड़ा, और फिर क्यों जयपुर ग्रामीण पकड़ा आपने? तो इसलिए से ये सेटबैक जरूर हो सकता है। लेकिन हाँ, सीपी जोशी कांग्रेस के अच्छे उम्मीदवार माने जाएंगे, और जिस प्रकार से चुनाव लड़ेंगे तो मुकाबला तो करेंगे। उनके चेले चपाटी बहुत अच्छे खासे हैं, ठीक ठाक है। क्योंकि जिस प्रकार से विठल अवस्थी जो उनके ऊपर आरोप लगाते थे विधानसभा में, अगर वो तरीके से विठल अवस्थी क्योंकि बीजेपी से आते हैं और निश्चित तौर पर वो जो कुछ अगर सही है बहुत सारी चीजें, तो उनको दिक्कत कुछ खड़ी हो सकती है खड़ी। लेकिन हाँ, आज मुकाबला भीलवाड़ा का है, तो भीलवाड़ा में वो कहेंगे मैंने पानी लाने का प्रयास किया, और आने वाले समय में क्योंकि अब वो कोई मंत्री बन नहीं पाएंगे, केवल सांसद के रूप में निर्वाचित होके जाएंगे, तो दामोदर भी सांसद बनेंगे, मंत्री तो बनेंगे नहीं। तो ये सब चीजें एक तरह से अलग तरह का माहौल, और मोदी जी की गारंटी कितनी सफल हो पाती है, क्योंकि मोदी जी पहले डबल इंजन की सरकार नहीं थी, इस बार डबल इंजन की सरकार होने के बाद वो चीज नहीं कह पा रहे जो पहले आरोप लगाते थे कि 12 रुपए जेब में रखते हैं अशोक गहलोत। अब वो ये नहीं बता पाए कि मैंने केवल 3 रुपए की छूट दिला पाया हूँ, 12 रुपए की छूट आम जनता को नहीं दिला पाए। वो कुछ आरोप जो लगाते थे, वो आरोप लगाने में इस बार सफल नहीं हो पा रहे मोदी जी जो पहले कहते थे। इसलिए वो अंतर तो आया है मोदी जी में, कि मोदी जी जो पहले कहते थे मेरी सरकार आएगी तो क्या करेगी, आपकी सरकार 3 महीने में आ गई, आप कह रहे हो ये कर दिया वो कर दिया, कह तो रहे हो, लेकिन जब पेट्रोल डीजल की बात आती है तो आप जवाब नहीं दे पाते हो। तो इसलिए निश्चित तौर पर जनता पूछती है कि आपकी गारंटी जो बड़ी गारंटी वो क्यों नहीं हो पाई पूरी। ये है थोड़ा बहुत देखिएगा, कांग्रेस इतनी स्थिति में लड़ने की स्थिति में तो आई है, 5-6 सीटों पर संघर्ष करेगी, जीतेगी कितने वो बात अलग है, लेकिन 25 के 25 सीटें इस बार बीजेपी लेके नहीं जाएगी। मैं पहले भी कह रहा था और आप भी कह रहा हूँ। चलिए, कौशिक जी, आपको मेरी आवाज आ रही है?
आ रही है। तो अब आप क्या कहेंगे? भीलवाड़ा का चुनाव इंटरेस्टिंग बना दिया है सीपी जोशी ने, ऐसा माना जा रहा है। आपकी राय? लेकिन देखो, सीपी जोशी साहब का निश्चित तौर से कद बड़ा तो है ही है प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, लेकिन बस वही बार बार बातें आ रही हैं, आपकी डिबेट में भी यही है शुरू से, और अब तक जो मेरे साथियों ने भी कही कि मोदी की गारंटी जो चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव के दौरान जो रही, वो डिलीवर आप कितना कर पाए। वो ठीक है, आपके व्यक्तिगत संबंध हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसा वोट बैंक भी आपकी लोकसभा क्षेत्र में होता है जो आपकी योजनाओं से प्रभावित होकर आपको देता है। एक तो ऐसा है कि ठीक है, हमें आप ही को देना है, आप कुछ दीजिए, अमन हाँ, एक दीजिए, लाभार्थी ऐसा भी होता है। लाभार्थी हमें एक कुछ बड़ा भी नहीं वोट चाहिए। बैंक तैयार हुआ है। यस, तो वो लाभार्थी के अलावा जो आपने अभी लोग जो विधानसभा के चुनाव में जो आपने वायदे किए, वो डिलीवर थे कि नहीं? तब तो पिछली बार तो 2018 में सरकार नहीं आई, आपको 2019 में उसका लाभ मिला कि हमारी सरकार नहीं है। लेकिन जिन लोगों को टिकट नहीं दी गई विधानसभा में, जो लोग मंत्री नहीं बने, क्या वो वास्तव में आपके साथ इस समय खड़े होंगे कि नहीं होंगे? एक उपचुनाव होता है, मंत्री बनने के बाद आप हार जाते हैं। तो इससे सबक लेकर के मुझे लगता है कि जो रणनीति बीजेपी ने बनाई होगी, उस पर कितना ब्लूप्रिंट उनका कारगर होता है, ये मुझे लगता है रिजल्ट ही बता पाएगा। जरूर। नीरज, आपको क्या लगता है कि ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि एक तो आपकी सरकार आ गई है वहाँ, उसका भी परफॉर्मेंस लोग जज करेंगे कि आपने जो वादे किए, क्योंकि अब तो आप नहीं कर सकते, डबल इंजन नहीं है, लेकिन फिर भी सीपी जोशी ने भीलवाड़ा सीट को इंटरेस्टिंग बना दिया है। हम और आप उम्मीद वॉच करेंगे कि इस सीट पे क्या हो रहा है। देखिए, ब्राह्मण चेहरा जो है उसकी बात कही जा रही थी, बीजेपी भी आरोप लगा रही थी, तमाम ब्राह्मण संगठन खुल करके सामने आ गए थे कि कांग्रेस में ब्राह्मण चेहरे को उम्मीदवार नहीं बनाया गया। जयपुर से भी एक ब्राह्मण उम्मीदवार पहले बनाया गया था, सुनील शर्मा, उसका टिकट काट करके प्रताप सिंह खाचरियावास राजपूत चेहरा आगे कर दिया गया, और सीपी जोशी जो है उनको नहीं लाया गया था। बाद में जो दामोदर गुर्जर है उनका टिकट बदल के राजसमंद उनको भेजा गया और भीलवाड़ा में सीपी जोशी को लाया गया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, दूसरी ओर बीजेपी में भी अगर हम देखें तो स्थितियां जो हैं वो ऐसी टक्कर वाली जो हैं वो बनती हुई यहां पर नजर आ रही हैं, क्योंकि अगर बात करें कि दामोदर अग्रवाल संघ के जुड़े हुए बहुत लंबे समय से नेता रहे हैं, करीब 50 साल का उनका एक करियर रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, और बीजेपी का जो कैडर है इस संघ का, ये काफी ज्यादा सक्रिय रहता है और ग्राउंड पर रहता है। सीपी जोशी हालांकि कद्दावर नेता रहे हैं, पूर्व सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री भी यूपी के टाइम में रहे, और नॉर्थ ईस्ट के 6 राज्यों के जो ये इनको प्रभार मिला हुआ था, और तमाम जो पोस्ट थी इनकी पूर्व थी। अभी जैसा कि कौशिक साहब कह रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष वो अब नहीं रहे, प्रदेश अध्यक्ष तो अब जो है गोविंद सिंह डोटासरा हैं कांग्रेस के, लेकिन पूर्व में बहुत सारे पदों पर सीपी जोशी रहे थे। लेकिन आज की तारीख में जब ये विधानसभा अध्यक्ष बने थे, काफी लोगों की नाराजगी भी जो थी वो अलग अलग क्षेत्रों में इनकी देखी गई, और क्षेत्र में भी जो सियासी समीकरण है उसको साधना और संतुलित करना, ये काफी बड़ी चुनौती सीपी जोशी के लिए होगा, क्योंकि भीलवाड़ा ऐसी जगह है जहां अगर हम सीटों की बात करें तो गुर्जर भी अपना प्रभाव रखता है, ब्राह्मण भी वहां प्रभाव रखता है, इसके अलावा अन्य कास्ट जो है ओबीसी, उनका भी काफी महत्व है। तो तमाम जो विधायक हैं उनको साथ के चलना, या फिर वहां के जो जनता है उसको साथ के चलना, क्योंकि चुनाव जो है राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर लोकसभा का होने जा रहा है, तो राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दे खड़े करने होंगे, बताना होगा, और स्थानीय मुद्दे बताने होंगे कि क्या विकास के कार्य जो है क्षेत्र के अंदर करवाए। चलिए, तो कम से कम इतना तो कह सकते हैं कि कम से कम कांग्रेस ने देर से ही सही एक ब्राह्मण चेहरे को ला करके कम से कम इस जो भीलवाड़ा का चुनाव जो है वो इंटरेस्टिंग बना दिया। एक और क्षेत्र है, मेरे पास टाइम बहुत कम है लेकिन जल्दी से उस पर बात कर लेंगे, वो है बाड़मेर। तो मित्तल साहब, संक्षेप में बाड़मेर के बारे में। देखिए, बाड़मेर के अंदर भी रोचक स्थिति है। वहां एक निर्दलीय विधायक है रविंद्र भाटी। अब देखना होगा कि कल क्या वो अपना नामांकन दाखिल करते हैं। यदि रविंद्र भाटी कल अपना नामांकन दाखिल करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ समस्याएं खड़ी हो सकती है। आपको जानो, थोड़े दिन पहले जो कैलाश चौधरी अभी केंद्रीय मंत्री भी है और भाजपा के प्रत्याशी भी हैं, इनका सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो ये कह रहे थे कि भले ही आप मुझसे नाराज हो, मैंने आपके काम नहीं कराए हो, लेकिन मेरी गलतियों की सजा आप नरेंद्र मोदी को मत देना, क्योंकि नरेंद्र मोदी ये है, उन्होंने बहुत सारे काम कराए। तो ये जो कैलाश चौधरी का जो ये वीडियो वायरल हुआ, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान कराएगा। उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया कि क्या नाम से मेरी वजह से बहुत से लोग बाड़मेर में नाराज हैं। कौशिक जी, उम्मीदवार बेनीवाल की बात है, मुझे लगता है कि क्या नाम से कांग्रेस ने एक अच्छा उम्मीदवार वहां पे दिया है और आरएलपी के तोड़ के दिया है। वो आरएलपी के टिकट मांग रहे थे, लेकिन अचानक क्या नाम से कांग्रेस ने उनको अपना उम्मीदवार बना दिया। जरूर मित्तल साहब, जाट बहुल्य सीटें, तो इसमें जाट समुदाय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी, साथ ही राजपूत समुदाय की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका। जरूर। कौशिक जी, संक्षेप में। बिल्कुल, देखो, रविंद्र जी को अंतिम समय तक मनाने का प्रयास पूरा भारतीय जनता पार्टी ने किया है,
लेकिन नहीं मन पाए। उसमें भी मुझे लगता है कुछ चीजें, लेन देन की प्रक्रिया थी कि मुझे विश्वास नहीं है, पहले भी मुझे ठगा गया, पहले भी मुझसे जो वायदे किए गए थे पूरे नहीं हो पाए। और यहाँ दिल्ली में भी उनको 2 बार देखा गया राष्ट्रीय कार्यालय में। अरुण सिंह प्रभारी थे, उनके यहाँ भी देखा गया। अरुण सिंह से वो संतुष्ट नहीं थे, बोले पहले आपने कहा वो मुझे मंजूर नहीं, जरिए। वो आप करा नहीं पाए। तो वास्तव में जो व्यक्ति निर्दलीय होकर के चुनाव जीत सकता है, भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है, उसकी अहम भूमिका तो हो ही जाती है। जरूर जरूर। और कैलाश चौधरी को क्षेत्र में तो कभी कैलाश चौधरी गई ही नहीं है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है। कैलाश चौधरी हमेशा दिल्ली पड़े रहे, ठीक बहुत सारे कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी है। चलिए, लेकिन अब देखते हैं अंत कि में- मोदी के नाम ठीक है। पर जीत पाएंगे कि नहीं। ठीक है, ठीक है। लास्ट वर्ड श्याम सुंदर जी, लास्ट वर्ड, समय कम है। देखिए मनोज भारती जी, क्योंकि बीजेपी तो कैलाश चौधरी का भाग्य आजमा रही है, वो तो, लेकिन कांग्रेस अपने उम्मीदवार के पर चुनाव नहीं लड़ रही। वो मेदाराम जो कि हनुमान बेनीवाल के थे, उनको ला करके चुनाव लड़ रही है। देखिए सचिन पायलट पहली बार रात रुके हैं बाड़मेर में कल, और अपने स्थिति को क्लियर कर रहे हैं। हरीश चौधरी वगैरह कोशिश कर रहे हैं। देखिए उम्मीदवार तो अच्छा बना लिया उन्होंने, और आज तो गोविंद सिंह डोटासरा तो इतने नाचे हैं, उनको पता नहीं क्या हुआ कि जाट एरिया में केवल उनको शेखावटी में पूछा जाता था, आज वो बाड़मेर में नाच करके दिखा रहे थे कि देखो मेरे सामने भीड़ कितनी है, और भीड़ वोटों में कितनी कन्वर्ट होगी ये तो बताएगा। देखिए कैलाश चौधरी के साथ एक सेटबैक जरूर है जी। कि वो कह रहे हैं कि मेरे नाम पर वोट मत दो, मोदी जी के नाम पर जी। दो, मोदी जी को जिताओ। तो इसका मतलब रविंदर भाटी के मामले में देखिए बार बार कहा जा रहा है कि मानवेंद्र की क्या स्थिति है। मानवेंद्र अभी तक बीजेपी में आ नहीं पाए। मानवेंद्र का ननियाल है जैसलमेर, जी। वो देखिए राजपूत वोटों को मानवेंद्र कितने प्रभावित हो करेंगे नहीं करेंगे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जब अगर आ जाते हैं बीजेपी में तो निश्चित रूप से बीजेपी को फायदा होगा, और जरूर। रविंदर भाटी को कितना दबा पाने में सक्षम हो पाएंगे ये निर्णय तो अभी होना बाकी है, और अभी तो नामांकन बाकी है और नाम लेने का वापस लेने का टाइम भी बाकी है। चलिए। इसलिए रविंदर को बनाया जा सकता है किसी तरह से भी। चलिए, तो अब फिर- कितने बना पाएंगे तो इसका मतलब है कि बाड़मेर पर एक और अच्छी सी चर्चा जो है आप तीनों के साथ करनी बाकी रह गई है, तो ये किसी दिन और बाड़मेर पे चर्चा करेंगे नाम वापस की तिथि के बाद। तो मित्तल साहब आपका, सुनील कौशिक साहब आपका, श्याम सुंदर जी, ऑलवेज प्लेजर कि आप आए, वक्त निकाला और हमारा कुछ ज्ञान वर्धन किया। साथ में जो कोटा से हमारे सहयोगी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नीरज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज इतना ही। मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए, लेकिन एनडीटीवी के राजस्थान चैनल पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।